मेरा नाम यश है। साल 1960 में मैं महज 26 साल का था। मूल रूप से मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी नियुक्ति असम के तिनसुकिया जिले के एक छोटे से गांव में बतौर सॉइल सर्वेयर हुई थी। मेरा काम मिट्टी की जांच करना और पहाड़ी इलाकों में खेती की संभावनाओं को तलाशना था। मैं विज्ञान का छात्र था, तर्क पर भरोसा करता था और भूत प्रेत जैसी बातों को दिमागी वहम मानता था। पर उस एक रात ने मेरी पूरी विचारधारा को शमशान की राख में बदल दिया। 1960 की सर्दियों की शुरुआत थी। असम अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए भी जाना जाता था। तिनसुकिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, लेक पानी। इसी के पास एक गुमनाम सी पहाड़ी थी जिसे स्थानीय लोग मोनखोआ कहते थे। उस पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अहोम राजाओं के समय का है। मेरे साथ मेरा स्थानीय गाइड बीरेन था। बीरेन बड़ा ही हंसमुख इंसान था, लेकिन जैसे ही हम उस पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे, उसके चेहरे की हवाएं उड़ गईं। यश बाबू, आज रात हमें नीचे बस्ती में ही रुकना चाहिए, बीरेन ने अपनी कांपती आवाज में कहा। मैंने उसकी तरफ देखकर ठहाका लगाया। बीरेन, तुम लोग भी ना। ऊपर सरकारी डाक बंगला है, बिजली की सुविधा भले ना हो, पर छत तो है। इस कोहरे में नीचे टेंट में सोने का कोई मतलब नहीं है। बीरेन ने अपनी गमछा कसते हुए कहा, बाबू, बात छत की नहीं है, बात उस मंदिर की है। उस मंदिर की रक्षा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रक्षक प्रेत करता है। 1960 का ये दौर है बाबू, यहाँ कानून से पहले शक्तियों का राज चलता है। मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी जीप पहाड़ी की तरफ बढ़ा दी। शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन असम के उस घने जंगल में ऐसा लग रहा था मानो आधी रात हो गई हो। कोहरा इतना घना था कि जीप की हेडलाइट की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे सागवान और रबर के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई पहरेदार हमें घूर रहे हो। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचते ही हमें वह मंदिर दिखाई दिया। वह पत्थर का बना एक छोटा सा शिखर मंदिर था, जिस पर काई जमी हुई थी। मंदिर के चारों ओर अजीब सी नक्काशी थी, इंसानी खोपड़ियां और नाचते हुए कंकाल। मंदिर का दरवाजा भारी लकड़ी का था, जिस पर लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के प्रांगण में एक भी पत्ता नहीं गिरा था, जबकि आसपास का पूरा जंगल पतझड़ से ढका था। ऐसा लग रहा था मानो कोई हर पल वहां सफाई करता हो। डाक बंगला मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर था। बीरेन ने सामान अंदर रखा और मुझसे विनती की, बाबू, रात को चाहे कुछ भी सुनाई दे, खिड़की मत खोलना और मंदिर की तरफ तो देखना भी मत। इतना कहकर बीरेन पास के एक छोटे से कमरे में जाकर छिप गया और अंदर से कुंडी लगा ली। रात के करीब 10 बजे होंगे। मैं लालटेन की रोशनी में अपनी फाइल देख रहा था। बाहर झींगुरों का शोर अचानक बंद हो गया। पूरे जंगल में एक ऐसी खामोशी छा गई जो कानों को चुभने लगी। तभी मुझे कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी जंजीरें फर्श पर घसीट रहा हो। आवाज मंदिर की दिशा से आ रही थी। मेरा तार्किक दिमाग कहने लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा या हवा से जंजीरें हिल रही होंगी, लेकिन जंजीरों के घिसटने की आवाज लयबद्ध थी। मैं उठा और खिड़की के पास गया। बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तभी मुझे एक गंध आई, सड़ी हुई मछली और पुराने मांस की महक। ये गंध इतनी तेज थी कि मुझे मितली आने लगी। अचानक मंदिर की तरफ से एक गुर्राहट उठी। वह किसी इंसान की नहीं थी, वह एक ऐसी आवाज थी जैसे कोई पत्थर को पत्थर पर रगड़कर चिल्ला रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च उठाई। मैंने सोचा कि शायद कोई शिकारी या तस्कर मंदिर में चोरी करने आया है। जैसे ही मैंने डाक बंगले का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैं दबे पांव मंदिर की चहारदीवारी के पास पहुंचा। टॉर्च की रोशनी मैंने मंदिर के द्वार पर डाली। जो मैंने देखा, उसने मेरे पैर जमीन में गाड़ दिए। मंदिर का भारी जंजीरों वाला दरवाजा खुला हुआ था। द्वार के ठीक सामने एक आकृति खड़ी थी। वह लगभग 7 फीट लंबी थी। उसका शरीर धुएं की तरह काला था, लेकिन उसके हाथ पैर इंसानी थे, बस बहुत ज्यादा लंबे और टेढ़े मेढ़े। उसकी पीठ पर जंजीरें बंधी हुई थी जो जमीन पर लटक रही थी। उस आकृति का चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 2 दहकते हुए अंगारे थे।
उसके एक हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ त्रिशूल था और दूसरे हाथ में एक नरमुंड। वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसने मेरी टॉर्च की रोशनी महसूस कर ली थी। वह रक्षक अब मेरी तरफ देख रहा था। 1960 की उस सर्द रात में मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपनी जंजीरें घसीटते हुए एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। हर कदम के साथ जमीन पर कंपन महसूस हो रहा था। भागो यश भागो, मेरे अंदर से एक चीख निकली, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। तभी उस प्रेत ने अपना मुंह खोला। मुंह क्या था, एक गहरा काला गड्ढा, और उसमें से एक भारी गूंजती हुई आवाज निकली जो असमिया और किसी प्राचीन भाषा का मिश्रण थी। मुझे बस एक शब्द समझ आया, बलि। उसने अपना त्रिशूल हवा में उठाया और एक अमानवीय गति से मेरी तरफ लपका। मैं पीछे की ओर गिरा और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि मेरा अंत निश्चित है। तभी एक जोरदार मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दी और एक जलती हुई मशाल मेरे और उस प्रेत के बीच में आकर गिरी। वह बीरेन था। उसने चिल्लाकर कहा, अंदर भागो बाबू, ये सीमा लंघ नहीं सकता। मैं किसी तरह रेंगते हुए डाक बंगले के अंदर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वह प्रेत मंदिर की दहलीज पर खड़ा था। उसकी आंखें नफरत से चमक रही थी। वह जंजीरें झटक रहा था, जैसे उसे अंदर जाने के लिए मजबूर किया गया हो। पूरी रात हम उस कमरे में दुबक कर बैठे रहे। बाहर से जंजीरें घिसटने और मंदिर के पत्थरों पर किसी के नाखून मारने की आवाजें आती रही। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह आवाजें शांत हो गई। लेकिन असली दहशत तो अभी शुरू होने वाली थी। जब सुबह हम मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर के द्वार पर मिट्टी में मेरे जूतों के निशानों के ठीक बगल में 3 उंगलियों वाले विशाल पंजों के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, मेरे कमरे के दरवाजे पर खून से एक निशान बना था। बीरेन पीला पड़ गया था। उसने कहा, बाबू, उसने आपको चिन्हित कर लिया है। वह मंदिर का रक्षक है और आपने उसकी शांति भंग की है। वह अब मंदिर तक सीमित नहीं रहेगा। मेरा विज्ञान, मेरा तर्क सब हार चुका था। अब सवाल सिर्फ मेरी जान का नहीं था, बल्कि उस साए से बचने का था, जो अब मेरे साथ तिनसुकिया के रास्ते पर चलने वाला था। सूरज की रोशनी ने डर को कम तो किया था, लेकिन उसे मिटाया नहीं था। बीरेन ने अपना सामान बांध लिया था। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह पूरी रात जागकर किसी अदृश्य पहरेदार पर नजर रख रहा था। बाबू, हमें अभी निकलना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह रक्षक दिन में पत्थर का हो जाता है, लेकिन उसकी रूह इस पहाड़ी की हवाओं में बहती है। अगर शाम यहीं हो गई तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। मैंने आखिरी बार उस मंदिर की ओर देखा। दिन की रोशनी में वह और भी वीरान और डरावना लग रहा था। उन पत्थरों पर बनी खोपड़ियां अब ऐसी लग रही थी जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। हमने अपनी जीप उठाए और तिनसुकिया की ओर भागे। पूरे रास्ते मुझे ऐसा एहसास होता रहा जैसे जीप की पिछली सीट पर कोई बैठा है। जब भी मैं रियर व्यू मिरर में देखता, मुझे कोहरे का एक काला धब्बा दिखाई देता, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता। शाम होते होते हम तिनसुकिया के सरकारी गेस्ट हाउस पहुंच गए। मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मैं गलत था। रात के 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली। कमरे में गजब की ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों को जमा दे। 1960 की उस रात बिजली जा चुकी थी। मैंने अपनी मेज पर रखी लालटेन जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली बार बार बुझ जा रही थी, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़े होकर फूंक मार रहा हो। तभी मुझे वही गंध आई, सड़ी हुई मछली और पुराना मांस। गेस्ट हाउस के बरामदे में जंजीरें घिसटने की आवाज आने लगी। वह प्रेत पहाड़ी छोड़कर यहाँ आ चुका था। वह सिर्फ मंदिर का रक्षक नहीं था, वह उन लोगों का शिकारी था जो उसकी आंखों में झांक लेते थे। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण जैसे ही कमरे के कोने में पड़ी, मेरी चीख निकल गई। छत के कोने से सटकर वह आकृति लटकी हुई थी। उसके लंबे काले हाथ दीवारों को जकड़े हुए थे और वह दहकती हुई अंगारे जैसी आंखें सीधे मुझे देख रही थी। उसकी जंजीरें अब छत से लटक रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जिनके नाखून काले और सड़े हुए थे। तुम यहाँ कैसे आए? मेरी आवाज डर के मारे लड़खड़ा रही थी। प्रेत ने एक अमानवीय घुरघराहट के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज मेरे कान में नहीं, बल्कि सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। क्षेत्र उल्लंघन की सजा। वह रेंगते हुए नीचे उतरा। उसकी हर हरकत बिजली की तरह तेज थी।
उसने अपना भारी पंजा मेरी गर्दन के पास लाया। मुझे उसकी सड़न भरी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। तभी मुझे बीरेन की एक बात याद आई जो उसने पहाड़ी पर कही थी। ये रक्षक किसी पुरानी शपथ से बंधा है। मैंने अपनी मेज पर रखी मिट्टी की जांच रिपोर्ट के कागज उठाए और अपनी जेब से लाइटर निकाला। मैंने चिल्लाकर कहा, पीछे हट जाओ, वरना मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। प्रेत रुका। वह आग से नहीं डर रहा था, वह उस कागज को देख रहा था। उसे लगा शायद मैं उस मंदिर के किसी गुप्त नक्शे की बात कर रहा हूँ। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह प्रेत किसी खजाने या मूर्ति की रक्षा नहीं कर रहा है। वह उस मंदिर के नीचे दबी किसी ऐसी चीज की रक्षा कर रहा है जिसे बाहर आना ही नहीं चाहिए। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा टूटकर गिरा। बीरेन हाथ में एक पुरानी तांबे की थाली और कुछ जड़ें लेकर अंदर आया। उसने जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। वह प्रेत छटपटाने लगा। उसकी जंजीरें दीवार से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रही थीं। बीरेन ने चिल्लाया, यश बाबू, इसके गले में जो ताबीज जैसा पत्थर लटका है, उसे तोड़ना होगा। वही इसे इस दुनिया से जोड़े हुए है। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस प्रेत पर झपट्टा मारा। जैसे ही मेरा हाथ उसके ठंडे, धुएं जैसे शरीर को छुआ, मुझे लगा जैसे मेरा हाथ बर्फ में धंस गया हो। उसकी जंजीरें मेरे शरीर के चारों ओर लिपट गईं, मेरा दम घुटने लगा। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसके गले में लटके उस काले पत्थर को पकड़ा और उसे फर्श पर दे मारा। पत्थर के टूटते ही एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वह प्रेत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखें बुझने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक तेज बवंडर उठा, जो उस साए को अपने साथ बाहर ले गया। खामोशी छा गई। सिर्फ मेरी उखड़ी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं और बीरेन वापस उस मंदिर पहुंचे। रात के खौफनाक अनुभव ने हमें ये तो समझा दिया था कि वहां कुछ है, लेकिन वह क्या है, ये जानना अब जरूरी था। हमने मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ठीक पीछे वाली उस जमीन को खोदना शुरू किया, जहां वह विशाल प्रेत जंजीरें लहराते हुए खड़ा रहता था। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद मिट्टी के नीचे से पत्थर का एक पुराना शिलालेख निकला। उस पर सदियों पुरानी लिपि में लिखा था कि 17वीं शताब्दी में एक सिद्ध तांत्रिक ने अपनी जान देकर खुद को इस मंदिर का रक्षक प्रेत बना लिया था, ताकि वह मंदिर के नीचे दबी महामारी की राख की रक्षा कर सके। वह प्रेत बुरा नहीं था, वह बस अपना कर्तव्य निभा रहा था, दुनिया को उस विनाश से बचाने का जो उस मंदिर के नीचे दफन था। उस सच्चाई को जानने के बाद मेरा पूरा नजरिया बदल गया। मेरा विभाग उस जंगल को काटकर वहां सड़क बनाना चाहता था, जिसका मतलब था उस प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करना। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपनी नौकरी जारी रखी, तो मुझे अपने ही हाथों उस तांत्रिक के सदियों पुराने बलिदान को नष्ट करना पड़ेगा, और उस महामारी की राख को आजाद करने का पाप मेरे सिर होगा। मैं उस रक्षक के कार्य में बाधा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने उसी वक्त अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आज 2026 में जब मैं पीछे मुड़कर 1960 की उस घटना को देखता हूँ, तो समझ आता है कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। असम की उन वादियों में आज भी वह मंदिर सुरक्षित खड़ा है, क्योंकि मैंने वहां से हटना ही बेहतर समझा। असम के लेकपानी की उन गहरी वादियों में वह मंदिर आज भी समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गया है। वहां की हवाओं में आज भी एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। आज भी वहां शायद कोई नया रक्षक नियुक्त हो चुका है, जो उस पुराने तांत्रिक के निगरानी को आगे बढ़ा रहा है। अगर आपको कभी उधर जाने का मौका मिले और घने कोहरे के बीच से आपको लोहे की भारी जंजीरों के घिसटने की आवाज सुनाई दे, तो एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी बेचैनी हो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। वह रक्षक हमेशा देख रहा है, और वह तब तक खड़ा रहेगा जब तक वह प्राचीन विनाश मिट्टी के नीचे दफन है।